ईरान एक हिस्टोरिकली देखें बहुत बड़ी एम्पायर रहा है। अगर आप ईरान को देखें तो हम अपने आप को बदकिस्मती से जो कहते हैं कि हमारे पर कॉलोनियल जो रूल रहा उसकी वजह से हम दबे रहते हैं। ईरान के ऊपर कभी ऐसा नहीं था। दे आर वेरी प्राइड नेशन। ऑल्दो उस प्राइड नेशन का उनको नुकसान भी हुआ जो शायद हम आपस में बात आगे जाके बात भी करेंगे। लेकिन वो ऑप्शन जो हैं वो जो मैंने अभी आपको जिक्र किया, और उसने कल ईरान की स्टेटमेंट भी आई कि मैं यूके, फ्रांस और इंग्लैंड, यूके, फ्रांस और अमेरिका इनको भी हदफ बनाऊंगा। तो उसका हदफ उनके मुल्क तो नहीं है। तो हमें समझ जो आती है वो यही है कि दे आर थिंकिंग ऑफ दिस वन सेकेंड। जब अमेरिका ये कहता है कि मैं तो इस हमले में शामिल ही नहीं था, और उसी को आप अपनी पहली बात से रिलेट कर रहे हैं, जब हमारा हिंदुस्तान से मुलाखड़ा होता है वो कहता है नन ऑफ माई बिजनेस, बट देयर आफ्टर वंस इट्स चिकन इज गेटिंग नॉक डाउन वो कहता है हाँ दुनिया का अमन सलामती में आ गया। यहाँ पे भी वही हो रहा है। आपके ख्याल में 200 जहाज़ों की जो रेड आई है, 200 जहाज़ों की रेड, एक शॉक एंड ऑ, एक एयर सुपरमेसी, एक सर्जिकल स्ट्राइक्स, इन तीनों का मिक्स करके आता है। जितना डिस्टेंस है वो बगैर एयर टू एयर रिफ्यूलर के नहीं आ सकता। एयर टू एयर रिफ्यूलर उनके पास जो मेरी नॉलेज है 7 से 8 इसराइल के पास। तो बाकी कहाँ से आते हैं? उसने अमेरिका ने दिए। 2 ऑप्शन है, या इन जो मैंने आपको जगह बताई यहाँ से वो क्विक रिफ्यूलिंग करता है, या अमेरिका आके सपोर्ट करता है। अभी कल की एक खबर ये भी है कि ईरान ने ब्रिटिश एक शिप को भी इंटरसेप्ट किया। दुनिया के 2 अहम तरीन इस्लामी ममालिक का दुश्मन के साथ आमना सामना है। पाकिस्तान ने जंग जीत ली, लेकिन एक नया महाज आगे खड़ा होता दिखाई दे रहा है। ईरान इसराइल के हमलों का ना सिर्फ मुकाबला कर रहा है बल्कि उसने दुनिया को हैरान कर दिया है। तो जो आयरन डोम है उसका भरम टूटता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान कुछ अहम दिफाई एग्रीमेंट्स करने जा रहा है चीन के साथ। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी समेत बहुत से ऐसे एग्रीमेंट्स होने जा रहे हैं आने वाले दिनों में जो दुश्मन का मुकाबला करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो आज हमारे साथ दुनिया पॉडकास्ट में जो शख्सियत मौजूद हैं, एयर मार्शल अरशद मलिक साहब, जो पाकिस्तान की दिफाई इंडस्ट्री में जिनका बड़ा अहम नाम है, बड़ी अहम पोजीशन पे रहे हैं। पाकिस्तान का जो JF-17 थंडर है, इस प्रोजेक्ट को वो हेड करते रहे हैं, उसके चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर रहे हैं, चेयरमैन PIAC रहे हैं। इसके अलावा दीगर अहम ऐसी पोजीशंस पे रहे हैं जहां पाकिस्तान की एविएशन दिफाई इंडस्ट्री में बहुत अहम काम होते आए हैं और हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया अरशद मलिक साहब। अरशद मलिक साहब, ईरान ने तो दुनिया को हैरान कर दिया। वो जो आयरन डोम का भरम था वो तो टूटता दिखाई दे रहा है। इजराइल का जो एक भरम बना हुआ था, ईरान ने सरप्राइज नहीं दे दिया। अदिल भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप बड़ा डेडिकेटेड होकर काम कर रहे हैं, और मैं ये देख रहा हूँ आपका नॉलेज भी ठीक डेवलप हो चुका है, विच इज़ गुड। आपकी वजह से शायद और भी नौजवान बच्चे जो हैं और मुल्क के जो हमारे लोग हैं उनको ये नॉलेज आना चाहिए इन चीज़ों का। यूजुअली हम इन तरफ इतनी तवज्जो नहीं देते। तो 2 बातें आपने की हैं, मैं उन दोनों का आपकी इजाज़त से बात करूँगा। पहली बात कि हम 2 इस्लामी ताकतों के ख़िलाफ़ एक महाज है और बनता नज़र आ रहा है, तो इसमें कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए किसी को। मैं तो इस पर बड़ा कन्विंस हूँ शुरू दिन से कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जब भी कोई साजिश बनी उसका ताना बाना भारत में नहीं हुआ। उसकी रूट्स जो हैं, उसकी जड़ें जो हैं वो इजराइल तक जाती। और अगर आप इजराइल जब भी कोई साजिश बनी, और इसकी मैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी आपको दूंगा। 1978 में आप तो बहुत छोटे होंगे, उस वक्त हम लोग भी एयरफोर्स में नौजवान ही थे, पायलट थे हम। उस वक्त एक अटैक होता है पाकिस्तान की सरजमीन पे और पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी पे, और वो शुरू होता है इजराइल की हदूद से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान था, समहाउ द अदर हम लोगों को पता चला, और पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो रिस्पांस जनरेट किया, उस रिस्पांस की वजह से वो अटैक ख़त्म कर दिया गया। उसका ताना बाना इजराइल में था, लेकिन उसके पसे पुर्दा कुछ और आलमी ताकतें भी मौजूद थी जिसका हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, और उसके साथ हिंदुस्तान भी शामिल था। सो ये मैं 1978 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद से अगर आप नेतन्याहू की स्टेटमेंट जो आजकल बड़ी वायरल हुई है वो देख लें, या नेतन्याहू और मोदी का आपस में इंट्रैक्शन देख लें, तो ये दोनों एक बात पे यकीनन मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान इनकी नज़रों में खटकता है और खटकता रहेगा। तो ये महाजराई कोई बनते नहीं नज़र आ रही है, पहले से मौजूद थी।
हमें उसके लिए अब पहले से मज़ीद तैयार होना है। अब आपने जो दूसरी बात कही कि ईरान ने सरप्राइज़ नहीं कर दिया, मैं 2-3 दिन पहले अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था और यही बात जब हो रही थी कि ईरान क्या करेगा, तो मेरा ये मानना था कि ईरान के पास वो सलाहियत मौजूद है। और जब आप किसी को, वो कहते हैं ना कि आप कॉर्नर में ले आते हैं, पुश करके ले आते हैं, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाती, बल्कि वो भरपूर तरीके से अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करता है। मेरा ये मानना है कि ईरान ने जो किया बिल्कुल ठीक किया, और अभी ईरान कुछ और भी कर सकता है। अच्छा, ईरान के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो अभी दुनिया को मजीद सरप्राइज करने जा रहा है? आदिल भाई, उसकी 2 वजूहात हैं। पहली वजह आपने बताया कि आयरन डोम, आयरन डोम से पहले अगर आप देखें तो उसके पास एरो 3, एरो 2 और वो स्लिंग जो है डेविड स्लिंग, और फिर जाके एरो डोम की बारी आती। सो ये चौथा मरहला है जिसको वो डिसीव कर रहा है। इन 4 मरहलों के बाद अभी ये भी हकीकत है, रोज़े रोशन की तरह आया है, और बदकिस्मती से हमें मानना भी पड़ता है कि उसका अगर आप बॉर्डर देखते हैं तो ऊपर उसको इराक नज़र आता है, सीरिया नज़र आता है, जॉर्डन नज़र आता है, इधर आते हैं तो बहरीन नज़र आता है, कुवैत नज़र आता है, कतर नज़र आता है। और मानने की बात है, इसमें क्या आप छुपाना, ये वो सारी जगह हैं जिन पे अमेरिकन फोर्सेस मौजूद हैं। अगर आप कुवैत में कतर में जाते हैं तो सबसे बड़ी एयरबेस है जो अलूदे एयरबेस है। उसके बाद बहरीन में और कुवैत में नेवल शिपमेंट है। उसके बाद इराक में उसकी स्पेशल फोर्सेस का हेडक्वार्टर्स, जॉर्डन में उसके अपने बेसिस हैं। अगर आप नीचे आते हैं तो सऊदी अरब में भी उसकी। तो आपके ख्याल में क्या वो इन सारी चीज़ों को गुजरने की इजाज़त देंगे? कभी भी नहीं देंगे। फिर वो मुल्क जहां अमेरिका इतनी मजबूती से बैठा हुआ है, वो बेचारे भी कुछ नहीं कर सकते। सो इन सारों को करने के बाद जो ईरान आप कह रहे हैं कि सरप्राइज किया, दैट इज़ अ रियल सरप्राइज कि उसने एरो 3, एरो 2, डेविड स्लिंग, इन सारे डिफेंस सिस्टम को बीट किया, और उसके बाद आयरन डोम को तो कर ही दिया। उसके बाद आके उसने वो हदफ अचीव किए। अब वो मजीद क्या कर सकता है? मेरे ख्याल में जो ईरान के पास मिसाइल्स की नंबर्स है, वो अभी भी इस कदर है कि वो उनको लॉन्च कर सकता है, और अगर आप उसको मजीद पुश करेंगे तो वो अपने हदफ तब्दील भी कर सकता है। अच्छा, ये बड़ी एक ब्लंट सी बात है, लेकिन क्यों नहीं करे? देखिए, जब आप मेरे घर में घुस आए, आप मेरे ऊपर इस तरह के अटैक करना शुरू कर दें, तो मेरे पास अपने सर्वाइवल के लिए एक ही बात रह जाती है कि या मरो या मिट जाओ। ईरान एक हिस्टोरिकली देखें बहुत बड़ी एम्पायर रहा है। अगर आप ईरान को देखें तो हम अपने आप को बदकिस्मती से जो कहते हैं कि हमारे पर कॉलोनियल जो रूल रहा, उसकी वजह से हम दबे रहते हैं। ईरान के ऊपर कभी ऐसा नहीं था। दे आर वेरी प्राइड नेशन। ऑल्दो उस प्राइड नेशन का उनको नुकसान भी हुआ, जो शायद हम आपस में आगे जाके बात भी करेंगे। लेकिन वो ऑप्शन जो हैं, वो जो मैंने अभी आपको जिक्र किया, और उसने कल ईरान की स्टेटमेंट भी आई कि मैं यूके, फ्रांस और इंग्लैंड, यूके, फ्रांस और अमेरिका, इनको भी हदफ बनाऊंगा। तो उसका हदफ उनके मुल्क तो नहीं है। तो हमें समझ जो आती है वो यही है कि दे आर थिंकिंग ऑफ दिस वन। सेकेंड, जब अमेरिका ये कहता है कि मैं तो इस हमले में शामिल ही नहीं था, और उसी को आप अपनी पहली बात से रिलेट कर रहे हैं, जब हमारा हिंदुस्तान से मुलाखड़ा होता है, वो कहता है नन ऑफ माई बिजनेस, बट देयर आफ्टर वंस इट्स चिकन इज गेटिंग नॉक डाउन, वो कहता है हाँ दुनिया का अमन सलामती में आ गया। यहाँ पे भी वही हो रहा है। आपके ख्याल में 200 जहाज़ों की जो रेड आई है, 200 जहाज़ों की रेड, एक शॉक एंड ऑ, एक एयर सुपरमेसी, एक सर्जिकल स्ट्राइक्स, इन तीनों का मिक्स करके आता है। जितना डिस्टेंस है वो बगैर एयर टू एयर रिफ्यूलर के नहीं आ सकता। एयर टू एयर रिफ्यूलर उनके पास, जो मेरी नॉलेज है, 7 से 8 इसराइल के पास। तो बाकी कहाँ से आते हैं? उसने अमेरिका ने दिए। 2 ऑप्शन है, या इन जो मैंने आपको जगह बताई यहाँ से वो क्विक रिफ्यूलिंग करता है, या अमेरिका आके सपोर्ट करता है। अभी कल की एक खबर ये भी है कि ईरान ने ब्रिटिश एक शिप को भी इंटरसेप्ट किया। तो सर ये सारी चीज़ें वो हैं। अच्छा, अब ईरान और क्या कर सकता है? तो एक तो मैंने ये आपको बता दिया उसको ट्रैप कैसे किया हुआ। दूसरा ये है कि जो गलत भी है और सही भी है ईरान की, देखिए हम कह तो सकते हैं ना, हमारे ड्राइंग रूम में बैठ के एनालिसिस तो हमने करना है, उसमें ईरान की गलती ये भी है कि उसने प्रॉक्सी वॉर्स पे बहुत जोर दिया। नॉन स्टेट एक्टर्स कहाँ हैं? इराक में उसका नॉन स्टेट एक्टर है,
लेबनान में उसका है, सीरिया में उसका है, हुतीज उसके हैं, यमन में उसके हैं। यही तवज्जो अगर वो अपने एक्टिव वार के लिए देता, अपनी स्ट्रेंथ्स को एक्टिवेट करता, तो शायद ये जो 65% कहते हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे पहुंचा हुआ है, शायद वो 95 पे होता। सो एक तो अब इन्हीं नॉन स्टेट एक्टर्स को अब देखें, मैनेजमेंट देखें अमेरिकन और इसराइलीज की। हिजबुल्लाह को ख़त्म किया जाता है, सीरिया में रिजीम चेंज की जाती है और प्रो रिजीम लाई जाती है। इराक वैसे बेचारा आपको पता ही है क्या है, लेबनान ख़त्म हो गया, सीरिया ख़त्म हो गया, जॉर्डन वैसी इमदाद का मरहून मन्नत है। तो इन सारों को करने के बाद उसने नॉन स्टेट एक्टर्स को ख़त्म करके यूक्रेन और रशिया को उलझाया और इधर से ये वाला अटैक कर दिया, जो कि बड़े दिनों से नवश्ता दीवार था। अब क्या ईरान इन्हीं नॉन स्टेट एक्टर्स को, जो अब वीक हो चुके हैं, मैं ये मानता हूं, दोबारा एक्टिवेट नहीं कर सकता? जब मरने मारने पे आ जाएगा तो जरूर कर सकता है। फिर न सिर्फ ये जो मैंने आपको जगह बताई, ये गुरिल्ला वार टाइप कोई शुरू हो जाएगा। एक्शंस नॉन स्टेट एक्टर्स का एक्शन क्या होता है, मैं उसी तरफ आ रहा था। स्टेट ऑफ होमस बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेट, तो क्या उसको चोक करने के लिए प्रेजेंस मैंने बता दिया आपको, जी। लेकिन वो मरने मारने पे आ जाए उनको कर सकता है। होतीज ने अभी एक मिसाइल पहले भी फायर किया। तो ये वो ऑप्शंस अभी हैं जो उसने एक्टिवेट नहीं की। क्या अरशद मलिक साहब, आप समझते हैं कि इसराइल ने मिसकैलकुलेट किया, ईरान का ये रिस्पॉन्स वो तवक्को नहीं कर रहा था और उसने पहले ही दिन जश्न मना लिया? नहीं, देखिए इसराइल को जोम था, आप सही कह रहे हैं, लेकिन कैलकुलेशन भी थी मेरे ख्याल में। तो हमें अगर ईरान की तरफ देखना चाहिए तो उसकी तरफ से मिसकैलकुलेशंस हुई। आप देखें, एक बात हमने अभी बात नहीं की, आपके ख्याल में कितना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है जो कि एक अरसे से चला आ रहा है। एक पैटर्न बना हुआ है कि आप हानि का कत्ल शहादत होती है, फिर दूसरे जो उनके हिजबुल्लाह के और हमास के लीडर्स की शहादत होती है, तो एक पैटर्न चला आ रहा है। फिर अंदर पहुंच के, ईरान के अंदर पहुंच के, आपको पता होगा कि जब हानि की शहादत होती है तो उनका एसी ख़राब होता है, और कहा यही जाता है कि उसी वक्त जो ईरानी लीडरशिप थी, जो भी उस वक्त थी, उन्होंने कहा कि इसका जगह चेंज नहीं करते, बट इमरजेंसी में इसका एयर कंडीशनर सिस्टम ठीक करवाते हैं और फ़ौरन उसी वक्त टारगेटेड अटैक होता है। तो इंटेलिजेंस फेलियर एक बहुत बड़ा फेलियर था या है, जिसने ये चीज़ ईरान के लिए एक ख़तरे की घंटी। तो ईरान ने अपने आप को उन लिहाज से ऑर्केस्ट्रेट नहीं किया, अपने आप को तैयार नहीं किया। इजराइल ने बड़ी कैलकुलेशंस की। मैंने आपको पूरा सिनेरियो बताया कि किन मुल्कों में उसने नॉन स्टेट एक्टर्स को वीक किया, कौन सी रिजीम्स प्रो रिजीम लेके आए, और उसके बाद सोशल मीडिया पर अगर आप देखें तो लॉइन जो राइज ऑफ लॉइन है, उसके पीछे भी एक फ्लैग्स आना शुरू हो गए थे। रजा शाह पहलवी का बेटे की नेतन्याहू के साथ तस्वीरें आना शुरू हो गई थी, उन्होंने लोगों को तैयार करना शुरू कर दिया था। उसके बाद दे ब्रॉट द ड्रोन्स इनसाइड ईरान एंड ईरान वाज स्लीपिंग। फिर पहले दिन अटैक होते हैं, उसके बाद अभी एक दिन पहले फिर उनकी लीडरशिप टारगेट हो रही है। तो ईरान ने मेरे ख्याल में मिसकैलकुलेट किया, अपने आप को प्रिपेयर। ईरान की इंटेलिजेंस के अंदर कहा जा रहा है कि मोसाद ने अपने लोग भी घुसा रखे हैं, और उनका इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर जो है उसकी एक बड़ी रीज़न भी ये है कि उसके अपने लोग ही इजराइल के मुखबर बन के इंफॉर्मेशन देते रहे। देखिए, उसमें भी मैं एक बात पे बड़ा यकीन करता हूँ कि बजाय आप लोगों पे नुक्ताचीनी करें, पहले अपना मन साफ करें और अपने अंदर को एनालिसिस करें। अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो जब ये इनकलाब ईरान आता है, उस वक्त आप दो फोर्सेस बना लेते हैं, एक रिपब्लिकन गार्ड्स बना लेते हैं, एक उससे नीचे वाली जो आपकी आर्म फोर्सेस है। अब बड़ी हैरान कुन बात है, और जो कि बड़ी दिलचस्प बात है, कि रिपब्लिकन गार्ड्स की अपनी आर्मी है, अपनी नेवी, अपनी एयरफोर्स है, और उसके नीचे एक और सेटअप उन्हीं का है। रिपब्लिकन गार्ड्स रिसोर्सेज वाइज, इन्फ्लुएंस वाइज, इन्वॉल्वमेंट वाइज ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, जबकि दूसरी आर्म फोर्सेज उसके नीचे हैं, वो उतने इन्फ्लुएंशियल नहीं। सो डोंट यू थिंक कि देयर इज गोइंग टू बी अ क्लैश बिटवीन दीज टू। जब ये क्लैश होता है, फिर आप इनकलाब लेके आते हैं। इनकलाब में आपको 100% सपोर्ट नहीं होती, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो आपके खिलाफ भी होते हैं। सो वो एलिमेंट्स मौजूद थे, उनको एक्सप्लॉइट किया, और अभी आपने खबरें पढ़ी होंगी कि इंडियन भी वहाँ पे पकड़े जा रहे हैं ईरान के अंदर। सो मोसाद एक बहुत ख़तरनाक ऑर्गेनाइजेशन, जिसने अपने पेनिट्रेट किया
अपने आप को इस्टेब्लिश किया और साबित करके दिखाया, जिसको ईरान उस तरह एड्रेस नहीं कर पाया। अरशद मलिक साहब, इंडियंस ईरान में रह के इसराइल के लिए जासूसी कर रहे हैं। बदकिस्मती ईरान की यह है कि ईरान ने कभी दोस्त दुश्मन की पहचान नहीं की। हमारे साथ अगर आप ट्रेडिशनल देखें तो हम ईरान को बहुत इज्जत भी देते रहे, इम्पोर्टेंस भी देते रहे। जब RCD था, ईरान टर्की पाकिस्तान का जो कॉरिडोर था, उसमें हम बहुत करीब थे। अमेरिकन ब्लॉक में हम इनके साथ बिल्कुल मौजूद थे। बीइंग आवर नेबर, उसने हमारे साथ ताल्लुकात बनाने की बजाय अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को एक्सप्लॉइट करने के लिए इधर से हमें थ्रेट करना शुरू किया और गवादर की पोर्ट को एक्सप्लॉइट करने के लिए इंडिया के साथ एक, आपको याद होगा, एग्रीमेंट भी साइन कर लिया। सो ईरान ने जहां पहचानने में गलती की, वो हिंदू को या हिंदुआता सोच को पहचानने की गलती की। मैं हिंदुस्तान के हिंदुओं की बात नहीं कर रहा, हिंदुआता सोच की बात कर रहा हूं, जो कि ईरान को समझना चाहिए, जिस पे उसने फॉल्टर किया। और उस सोच को फॉल्टर होते हुए ये जो आपने बात की है, वो इस तरह होती है कि मुसाद के साथ हाथ जोड़ लिए और मुसाद को वो इंफॉर्मेशन अपने एजेंट्स के थ्रू दी। आप हिंदुआता सोच ये देखें कि कनाडा में सबसे ज़्यादा सिख रहते हैं। कनाडा के अंदर से आप देखें कि कितनी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है हिंदुआता सोच की। अमेरिका में वो क्या कर रहे हैं। तो ये तो ट्रस्टवर्दी सोच है ही नहीं। सर